हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। अनुष्ठान क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी स्टार्ट कर रहे हैं सीटेड सीरीज में चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है जल। तो अब हम समझेंगे कि जल की सहायता से कौन से कार्य किए जा सकते हैं। तो जल से हम नहाने का काम कर सकते हैं, खाना पकाने का काम कर सकते हैं, कपड़े धोने का काम कर सकते हैं, बर्तन साफ करने का काम कर सकते हैं, स्नान कर सकते हैं और पौधे उगाने के लिए बहुत ही ज़रूरी क्या होती है, जल ज़रूरी होती है। अब हम समझेंगे जल का स्रोत, जल यानी प्राप्त कैसे करते हैं। तो जल प्राप्त करने के निम्नलिखित स्रोत हैं। पहला हो गया झरने से हम जल प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा नदियों से प्राप्त कर सकते हैं, तालाबों से प्राप्त कर सकते हैं, कुओं से प्राप्त कर सकते हैं और हैंडपंपों से और झीलों से प्राप्त कर सकते हैं। जल तो हम समुद्र से भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन समुद्र का जल ना तो पीने योग्य होता है, ना तो फसलों को उगाने के लिए आवश्यक उपयुक्त होता है। अब हम समझेंगे जल चक्र। तो जल चक्र किस प्रकार से होगा। आप जानते हैं कि महासागरों और अन्य जल निकायों द्वारा अत्यधिक ताप द्वारा जल वाष्प के रूप में परिवर्तित होकर संघनन के माध्यम से बादल के रूप में, वर्षा के रूप में भूमि तक पहुंचता है और भूमि से जल निकायों तक पानी की यात्रा ही जल चक्र कहलाता है। अब वो जो वर्षा के रूप में भूमि पर जो जल गिरेगा वो नदियों, झरनों या तालाबों के द्वारा भूमिगत हो जाएंगी या तो नदियों के द्वारा जाके महासागरों में मिल जाएंगी। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, जल चक्र कहेंगे। सबसे मुख्य बात यह है कि जल चक्र को हम क्या कह सकते हैं, विज्ञान चक्र भी कहते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम आते हैं प्रमुख विधियों का वर्णन करने जिनके द्वारा जलवाष्प वायुमंडल में पहुंच जाता है। ठीक है, तो जलवाष्प वायुमंडल में किस प्रकार से पहुंचता है। आप जानते हैं जब बहुत गर्मी पड़ने लगती है तो वायुमंडलीय गर्मी के कारण महासागरों, झीलों का पानी वाष्पित होता रहता है। ठीक है, दूसरा क्या है कि कारखाने एवं थर्मल पावर स्टेशन से भी अधिक मात्रा में भाप का वायुमंडल में छोड़ा जाता है। पौधे भी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा क्या करते हैं, वायुमंडल में जलवाष्प छोड़ते हैं। श्वसन एवं पसीने के माध्यम से भी जलवाष्प का क्या किया जाता है, उत्सर्जन होता है। तो इस प्रकार जो है जलवाष्प वायुमंडल में पहुंचता है। अब समझते हैं कि पौधों द्वारा जलवाष्प वायुमंडल में कैसे पहुंचता है। तो पौधे क्या करते हैं, पौधे वृद्धि के लिए जल की मात्रा का उपयोग भोजन के रूप में करते हैं। पौधे जड़ों द्वारा जल तो ग्रहण करते हैं और पत्तियां जल के शेष भाग का वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा जलवाष्प के रूप में वायुमंडल में क्या कर देती है, मुक्त कर देती है और वायु में संघनन प्रक्रिया द्वारा वायु में पहुंच जाता है। आगे समझें कि जल चक्र का महत्व क्या है। तो जल चक्र का पहला जो महत्व है वो है कि पृथ्वी पर मौसम नियंत्रण में आसानी होती है। पृथ्वी पर जल को उपलब्ध कराता है। पौधों में वृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक क्या है, जल चक्र है। अब हम समझते हैं कि संघनन प्रक्रम किस प्रकार से होता है। तो आप जानते हैं पृथ्वी के पृष्ठ से ऊपर जाने पर ताप क्या हो जाता है, कम हो जाता है और वायु के ऊपर उठने से धीरे धीरे वायु क्या हो जाती है, ठंडी होने लगती है। जब वायु ठंडी होने लगती है तो पर्याप्त ऊंचाई पहुंचकर वायु में उपस्थित जो जलवाष्प के छोटे छोटे जल कणिकाएं होंगी वो किस में परिवर्तित हो जाएंगी, वो बादल में क्या हो जाती हैं, परिवर्तित हो जाती हैं। और तो इस प्रकार संघनन की प्रक्रिया होती है, यानी जलवाष्प जो बादल में परिवर्तित होता है वो पूरी संघनन प्रक्रिया में आती है। अब हम समझेंगे वर्षण क्या है। तो वर्षण क्या होगा कि जल की बूंदों का गिरना क्या कहलाता है, वर्षण कहलाता है। आगे चलें और आगे हम समझेंगे कि वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया या तो ताप अधिक हो तब भी वाष्पोत्सर्जन होगी, या तो नमी हो। ठीक है, तापमान के साथ नमी भी होना जरूरी है तभी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी। हवा की गति से भी वाष्पोत्सर्जन प्रभावित होता है और दिन के समय भी
वाष्पोत्सर्जन की जो सबसे प्रक्रिया तेज होती है वो दिन के समय में ही होती है। तो इस प्रकार इसके क्या हैं, 4 मुख्य कारक हैं। अब हम समझेंगे कि जल का वाष्प वापस महासागरों में पहुंचने की प्रक्रिया क्या है। आप जानते हैं कि भूपृष्ठ से में जो जल का विस्तार है 71% है। तो जब 71% पूरे में जल है, तो जब धूप पड़ती है, सूर्य की रोशनी जलों पर पड़ती है या महासागरों में पड़ती है, तो क्या होता है कि जो जलवाष्प है वो वाष्प के रूप में बदल जाता है। वाष्प के रूप में बदलने के बाद वह वर्षा के रूप में गिरने लगता है और नदियों, झीलों के माध्यम से महासागरों में जाके गिरता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे की ओर चलें। अब हम समझेंगे कि वर्षा कैसे होती है, वाष्पोत्सर्जन प्रभावित होने की क्या क्रिया है। अब हम समझेंगे कि अगर वर्षा भारी मात्रा में हो जाए तो हमें क्या समस्याएं होंगी। तो पहली चीज़ क्या होगी कि नदियों झीलों का जलस्तर क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा, दूसरी समस्या भारी जल से क्या होगी कि यह खेतों, वनों और गांवों को जलमग्न कर देगा। ठीक है, यानी इसमें अब जब जलमग्न कर देगा तो इससे क्या नुकसान होगा कि फसलें नष्ट हो जाएंगी। ठीक है, और साथ में अगर किसी का मकान बना है तो वहाँ भी जल भर जाने से क्या होगी, संपदा नष्ट हो जाएगी। ठीक है, आगे की ओर चलें। और पांचवी समस्या हम देखें कि भारी वर्षा से क्या होता है कि बाढ़ का जल उतरने के पश्चात जलस्थ जीव थल भाग में फंसकर क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। क्योंकि जब बाढ़ आएगा तो उसमें जो रहने वाले जीव हैं वो भी अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ जाते हैं और जैसे ही सूखने लगता है तो थल भाग में फंसकर क्या हो जाते हैं, जीव मर जाते हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे क्वेश्चन कि अगर यदि वर्षा ना हो तो क्या होगा। पहली चीज़ क्या होगी कि वाष्पन एवं वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होने से मृदा सूख जाएगी और फसल उगाने में दिक्कत आएगी। ठीक है, दूसरी विशेषता क्या है कि भौम जल की कमी हो जाएगी और हम जो पीने का पानी भूमि से निकालते हैं उसमें समस्या आने लगेगी। तीसरी चीज़ है कि सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अगर फसलें नष्ट हो जाएंगी तो सूखे की स्थिति स्वाभाविक सी बात है उत्पन्न होगी। चौथी विशेषता क्या है कि सूखे की स्थिति में खाद्यान्न और चारा प्राप्त करना क्या हो जाएगा, दुर्लभ हो जाएगा। अब आपने समझा कि अगर वर्षा ना होगी तो हमें क्या प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा कि जल को संरक्षित करने के उपाय खोजने पड़ेंगे। तो जल को संरक्षित करने के उपाय में पहला उपाय क्या है कि वर्षा के जल का क्या करेंगे, संग्रहण करेंगे। ठीक है, छत के ऊपर वर्षा जल संग्राहक के रूप में बनाएंगे। ठीक है, तीसरी विशेषता है कि सड़क के किनारे बनी नालियों द्वारा एकत्रित वर्षा का जल भूमि में सीधे क्या किया जाए, पहुंचने दिया जाए। इस प्रकार से जल क्या हो जाएगी, संरक्षित हो जाएगी। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि आपको ये कुछ अब क्वेश्चन कैसे बनेगा वो हम आगे के वीडियो में आपको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सभी इस वीडियो को पढ़ें और इन्जॉय करें।